बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन मतलब सोच में नाम से क्लियर हो रहा होगा। सेल्फ माने खुद में कुछ इंडक्शन हो रहा है, कुछ प्रेरण हो रहा है। कौन सा प्रेरण है? किसी भी कॉइल, सर्किट या सोलेनॉइड में जब भी करंट चेंज की जाती है या उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा और वो करंट चेंज करें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और इस चेंज के नाते से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो उस चेंज को अपोज करेगा। करंट अगर बढ़ा रहे होंगे तो करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, करंट घटा रहे होंगे तो घटने का अपोज करेगा। दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज induced and opposing EMF in a coil to oppose the self change in current, that is called self induction। क्या कह रहा हूं, फिर से बोल दूं कि किसी कॉइल, सोलेनॉइड या सर्किट में जब भी करंट चेंज की जाएगी तो उसको अपोज करने वाला एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। यही प्रॉपर्टी या यही घटना सेल्फ इंडक्शन कराती है। आइए डिफिनेशन लिखें, बात आगे बढ़ाते चलें। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच property of coil by virtue of which the property of coil by virtue of which the coil oppose any change in the coil oppose any change in strength of current in coil ध्यान देंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल बाय इंड्यूसिंग an EMF in it, by induced EMF in it is called self induction। इसी प्रॉपर्टी को आप सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए फिर समझ लेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज any change in strength of current in coil by inducing an EMF in it is called self induction। कॉइल में अगर करंट घटाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ऐसा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा कि वो करंट को बढ़ाने का प्रयास करेगा, सपोर्ट करेगा, भाई घटो नहीं, बढ़ते रहो, ऑटोमेटिक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और करंट जब बढ़ाएंगे फिर वहां पर ईएमएफ डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा जो उसको घटाने का काम करेगा। एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, हम भी बचपन में सोचते थे, बड़ा अजीब लगता था। एक प्रचार आता टीवी में, ऐड आता था कि जब भी आप घर में गैस लीक हो रही हो, आप लोग के जमाने में तो बहुत सामान्य बात हो गई, सिलेंडर, गैस का सिलेंडर। हम लोग जब आप लोग की उम्र में थे तो उसी समय गैस के सिलेंडर आने शुरू हुए थे मार्केट में। बहुत लंबी लाइन लगती थी, रात भर लाइन लगती थी, लोग सिलेंडर पाते थे। और उस समय सेफ्टी मेजरमेंट भी उतना नहीं था। आजकल तो मोबाइल आ गया है, तो हम लोग पढ़ते थे मोबाइल जमाना नहीं था। 2000 के बाद मोबाइल आना शुरू हुआ मार्केट में। हम लोग 92, 93 के आसपास रजिस्टर कर रहे थे, तो उस दौरान जो है मोबाइल नहीं था और इतना सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे। तो जो सिलेंडर घर में अपना रिस्की काम होता था। पाइप भी प्लास्टिक रबड़ वाली आती थी, निकल गई और कोई झाड़ू पोछे के दौरान और लग रहा आग लग गई तो संभालना मुश्किल था। तो
ये टीवी पर ऐड आया करता था कि घर में अगर गैस लीक हो रही हो, महक आ रहा हो, गैस बदबू आ रही है लीक की, तो उस समय कोई चीज जलाइए नहीं, है ना, माचिस जलाने का, सिगरेट जलाने का, इस तरह कोई काम मत करिए। इवन कि बल्ब भी मत बुझाइए, न जलाइए न बुझाइए। और उस समय जो बल्ब आता था एलईडी वाला नहीं आता था, आजकल ज्यादातर बल्ब एलईडी हो गए थे। उस समय लट्टू वाला आता था, पीला वाला बल्ब, जो घर वाला 100 वाट वाला, 100 वाट बल्ब लगाओ, पीली पीली बढ़िया लाइट रहती थी, है ना, जो गाँव में दिखाई पड़ता होगा या कहीं कहीं किसी का लगा होगा। 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट कई आते थे। अब तो एलईडी आ गए हैं। तो बेसिकली ध्यान देने की बात यह है कि वहां पे बताया था ना, घर पे आप जब गैस लीक हो रही हो, घर में जब गैस लीक हो रही हो तो लाइट को ऑन ऑफ मत करिए। मैं सोचता था कि लाइट बल्ब जल रहा है, अगर आग पकड़नी होगी तो जल रहा है पकड़ लेगी, बल्कि जल्दी से बुझा देना चाहिए पट से, थोड़ा अंधेरा उधेरा कर देना चाहिए, तो आग पर ही घास निकल आए। लेकिन जब इंटर में ये पढ़े सेल्फ इंडक्शन तो मेरे बात समझ में आ गई, नहीं हम गलत सोच रहे थे। सही क्या था, जब भी आप स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्विच ऑन एंड ऑफ। घर में स्विच ऑन या ऑफ करते समय स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है? तो स्पार्क इसलिए प्रोड्यूस होता है कि आप देखिए, अगर कभी कभार कटिया मार रहे हो कार वार में, देखिए लगाते चिराग चिराग से बोले, फिर कुछ देर बाद स्थिर हो जाएगा, लेकिन जैसे कस कराएंगे वैसे स्पार्किंग होगी। जैसे ही स्पार्क ऑन ऑफ करते हैं वैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्या होता है उस दौरान, जब करंट आती है या करंट सर्किट से जा रही होती है, जब बढ़ रही होती है घट रही होती है, तो उस दौरान एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होता है जो उस चेंज को अपोज करता है। यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और उसके रहते सर्किट में उस समय मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा होगा, क्योंकि एक तो अप्लाइड वोल्टेज होगा और दूसरा इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। तो इन अपोजिशन के कारण ही स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो स्विच ना ऑन करिए ना ऑफ करिए, क्योंकि जब भी ऑन ऑफ करेंगे तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी जरूर। और उसी नाते से जो गैस लीकिंग के दौरान आग लगने खतरा बढ़ जाता है। तो ये कारण था जो हम लोग को बचपन में ऐड आता था, तो सिखाया जाता था कि ऑन ऑफ मत करो। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई स्पार्किंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्विच ऑन एंड ऑफ इन द हाउस होल्ड सर्किट। घर के सर्किट में ऐसा क्यों होता है? उम्मीद है आपको ध्यान में आ गया होगा और आपको ये बात समझ में आ गई होगी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच coil oppose any change in the strength of current in coil by inducing an EMF in it is called self induction। इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और एक मजेदार बात और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग भी जब एग्जाम दिए तो कई बार ये मिला है हम लोग, क्या मिला है कि व्हाट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं? तो इनर्शिया 11th में क्या पढ़ते थे याद कीजिए, इनर्शिया किसे कहते हैं? तो इनर्शिया बताया गया था, डेफिनेशन कैसे थी कि नोबडी कैन चेंज स्टेट ऑफ रस्ट यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई बॉडी अपने अंदर स्वयं चेंज नहीं कर सकती, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी, अपने आप नहीं चेंज होता। यही प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया है, जिसमें जितना ज्यादा मास होता है उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। ये किसने बताया था मालूम आप लोग को? किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था। गैलीलियो ने प्रॉब्लम बताई थी, अपने आप नहीं बदले। जैसे कोई कहे आपसे कि अपने आप ना बढ़ हो गया, तो ये एक बात है, ये तो डिमोरलाइज करने की बात है। फिर इसी को जो है थोड़ा संत महात्मा लोग कैसे कहते हैं, सच्चे गुरु की खोज करो, वही ईश्वर तक पहुंचाएगा, वही ज्ञान देगा आपको। मतलब ज्ञान मिल सकता है, कहाँ से मिलेगा? सही गुरु मिल जाएगा, है ना। हम लोग को भी ऐसे ही बताया जाता था, आप लोग को भी बताया जाता होगा। नहीं हम नहीं, हम तो सामान्य गुरु जी हैं, सच्चे गुरु है, समझ लो, ढूंढना पड़ेगा उसको कहाँ है वो, है ना। सच्चा गुरु आपके अंदर है। बाकी बहुत गुरु ढाल रहे हैं, कहीं से कुछ भी मिल सकता है। देखते रहिए, आप अड़ोस पड़ोस बैठे होंगे गुरु लोग, गुरु होंगे कि गुरु होंगे तरह वाले। चलिए बहरहाल, तो मैंने कहा इनर्शिया समझ गए। इनर्शिया मींस द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन इन द चेंज इन स्टेट।
स्टेट बदलने के दौरान जो अपोजिशन मिलता है, यही प्रॉपर्टी जो होती है, यही इनर्शिया होती है। और न्यूटन ने इसको सुपरसीड किया था कि कब चेंज होता है, जब उसको बाहर लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। ये न्यूटन फर्स्ट ला था। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी चेंज करेंगे तो अपोज होगा। रेस्ट में या मोशन को अपोज करते थे तो वो इनर्शिया कहलाता था। इलेक्ट्रिसिटी में जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है वही तो सेल्फ इंडक्शन है। दैट इज द कॉल्ड inertia of electricity. Now the property of self induction लिख लेंगे। The property of self induction is called inertia of electricity, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात ध्यान में आ गया होगा, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसको बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? जब भी किसी कॉइल में, सर्किट में, सोलेनॉइड में करंट चेंज करेंगे तो वहां पर उस चेंज को अपोज करने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक, ये तो हो गई कहानी की बात, थ्योरेटिकल बातें। अब इस बात को हम मैथमेटिकल करना शुरू कर रहे हैं। इस पर सवाल मिलेंगे आपको और आगे भी इसी तरह के पैटर्न पे बातें हम करते रहेंगे। हेड डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, दोनों की बात। सेल्फ इंडक्टेंस का दो और चाहे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का दो। ये क्या हो गया? आइए हम लोग सीखें। इफ a coil conduct if a coil conduct electric current I and magnetic flux linked with coil is phi। करंट I फ्लो कर रहा है और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है उस समय? phi। We know that phi is directly proportional to I। phi जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ कि जिसमें जितनी ज्यादा करंट होती है उसमें उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ज्यादा करंट ज्यादा फ्लक्स, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है याद करेगा? V इज इक्वल टू म्यू 0 Ni ना। जहां म्यू 0 क्या था? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो वैल्यू बताएगा इसकी? वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर वैल्यू याद रखिए, बीच बीच बोलते रहा कीजिए। और अगर भूल रहा है तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भूल रहा है तो क्या बढ़िया हो रहा है? अगर भूल रहा है तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि आप ये जान जा रहे हैं कंपटीशन क्यों नहीं निकल रहा मेरा। पढ़ने में तो सभी को आ जाएगा, बहुत कठिन चीज थोड़ा है, लेकिन भूल जा रहा है। कंपटीशन निकालना पढ़ने पर डिपेंड नहीं करता, जान लीजिए। तो कंपटीशन निकालना कहाँ डिपेंड करता है? कंपटीशन निकालना भूलने पर डिपेंड करता है।
आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत डीप डीप क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये तो अच्छी बात है, ब्रिलियंट है, आप लगाइए, कौन रोक रहा आपको ना। कठिन कठिन क्वेश्चन लगाइए, जब आप सामान्य तो सभी लगा लेंगे, आप थोड़ा कठिन लगाइए, अच्छी बात है, हम लोग भी जुटे रहते हैं। कठिन की रेंज भी नहीं है, जबरदस्त है, बहुत बड़ा स्कोप है, तो क्या मुझे सारे आते हैं ऐसा कुछ होता, बहुत एक से एक क्वेश्चन बनते हैं। बहरहाल, लेकिन ऐसी गलती ना होने पाए, कठिन लगा रहा है, अच्छी बात, लड़ाई होगी उस पर, 20% लड़ाई उसी होती है, लेकिन 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके मेमोरी डिपेंडेंट होते हैं, एंड टाइम आप कंफ्यूज होते हैं, फिर में से एक सही होगा और गलते वाला जैसा लगता है, बजरंग बली की जय आप करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो भूलने ना पाए, और क्या क्या भूल रहे हैं आप जानते रहते हैं, आपको क्या ठीक से याद है और क्या ठीक से याद नहीं है, अपनी औकात सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते रहते हैं कि ये चीज इनको ज्यादा भूलती है। जैसे हम आपसे कहें कि प्रोग्रेसिव ग्रोथ के क्वेश्चन बताइए, तो आप कहेंगे मुझे पढ़े तो थे प्रोग्रेसिव वेव लेकिन भूल गया है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का जनरल क्वेश्चन बताइए, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। ये चीजें याद आनी चाहिए। हम लोग का जब कंपटीशन निकला तो पूछते कैसे पढ़ते थे, पढ़ते उड़ते नहीं थे, पढ़ते उड़ते बिल्कुल नहीं थे। हाँ, ये जरूर हम जानते थे क्या हमको भूलता है, वो याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? तो याद करने के लिए पढ़ने वाला नहीं याद होगा, वो तो पढ़ते किताब लेके, पढ़ो तो कभी नहीं याद होगा। यूज करो, मैक्सिमम चीजें यूज करो ना, जितना ज्यादा यूज करेंगे वो चीजें याद हो जाएंगी, परमानेंट मेमोरी चली जाएंगी। और जो चीज यूज में नहीं रहता भूल जाता है। जैसे पिछले साल हमसे जो लोग पढ़ रहे थे, आज उनको बहुत दो चार लोगों का नाम याद होगा तो भूल गया होगा। तो जो यूज में रहता है वो कुछ दिन तक याद रहता है ना। जैसे आपके पिताजी से, आपकी माता जी से, आपके परिवार से आपको बड़ी मोहब्बत होगी, बहुत प्यार होगा आपको, सबका नाम भी याद होगा, रटे नहीं होगा तो भी याद हो गया होगा। क्यों याद हो गया? क्योंकि आपने उनको यूज किया है। आपके जो पिताजी के पिताजी के पिताजी थे, उनसे भी आपको मोहब्बत होगी, आपके परिवार के ही थे, लेकिन नाम याद करना बड़ा कठिन काम है। शायद किसी को याद हो पापा के पापा के पापा के पापा का नाम, क्यों नहीं याद है? क्योंकि यूज नहीं किया, घुमाई डाला ही नहीं, टॉफी ऑफिस दिया तो चॉकलेट वॉकलेट देते तो पहचानते रहते हैं, है ना। तो यूज करना सीखिए, यही एक का मंत्र है कि पढ़िए कम, यूज ज्यादा कीजिए, सवाल ज्यादा लगाइए, यूज करते रहिए, याद हो जाएगा। तो म्यू जीरो की वैल्यू कितना है? म्यू जीरो की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ये है क्या? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमेबिलिटी कितना परमिशन मिलने वाली है मैग्नेटिक फील्ड को किसी मीडियम में, ये बताता है परमेबिलिटी। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड। जितनी करंट ज्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बी आई पे प्रोपोर्शनल है। और बी कितना, और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो है वो बी इंटू ए होता है, तो ए तो फिक्स हो गया, बी ज्यादा होगा तो फाई ज्यादा होगा, बी अगर ज्यादा होगा मतलब आई ज्यादा होगा, मतलब तो फाई डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आई ना। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, किसी भी कॉइल में, किसी भी सोलेनोइड में, ये होता है मैंने आपको। इसलिए फाई इज इक्वल टू Li, where L is proportionality constant, L is proportionality constant called coefficient of self-induction, coefficient of self-induction or self-inductance, coefficient of self-induction, yeah, that is called self-inductance. ठीक है, उम्मीद है बात ध्यान में आ रही होगी, आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो आपका सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है? किसी कॉइल की किन चीजों पर ये डिपेंड करता है? पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ एल एल माने लेंथ नहीं है अभी, एल माने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ना। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया
क्रॉस सेक्शन of coil, area of cross section of coil, and nature of core material. नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कोर मतलब जिस चीज पर सोलनॉइड डबेटी गई हो ना, कोर का मटेरियल क्या म्यू जीरो या म्यू क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा। राइट, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? इस पर डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर एल को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इफ I is equal to 1 ampere, then L is equal to 5। अगर I बराबर 1 हो जाएगा तो L क्या होता है, 5 के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, मतलब क्या हुआ, तो L जो होता है किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के नंबर के लिए इक्वल होता है जब उस कॉइल में करंट 1 एम्पीयर कंडक्ट कर रही हो। दैट इज द डिफिनेशन। लिख लेंगे, द सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to magnetic flux, linked with coil when 1 ampere current conduct through coil। अगर coil से 1 एम्पीयर करंट कंडक्ट कर रही है तो दैट्स द अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे दूसरे फार्मूले की ओर। अकॉर्डिंग टू Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E बराबर क्या होता है, d∅dt। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सॉरी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। बट ध्यान देंगे अब, बट फाई बराबर क्या होता है, Li, सो दैट E बराबर आ गया माइनस d/dt ऑफ Li, इसलिए E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। दिस इज अनदर फार्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ L ना, L के लिए अनदर फार्मूला आ गया। ये करके क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू Li, दूसरा क्या आ गया, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। यहाँ E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, di/dt क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना, ये है L के लिए रेशियो। चलिए अब यहां ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, इफ माइनस di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन L इज इक्वल टू E। अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट जो है रिड्यूस हो रही है या घट रही, माइनस साइन तो ये बताता है कि जो ईएमएफ होगा वो हमेशा करंट चेंज का अपोज करेगा। इतना मतलब है, अगर करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज होती है तो जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ना। ये भी डिफिनेशन आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल is
numerically equal to EMF induced if 1 ampere per second of rate of 1 ampere per second of time rate of change of current through coil. कॉइल में अगर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज होता है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही न्यूमेरिकली इक्वल टू होगा सेल्फ इंडक्शन के। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, क्यों भाई? क्लियर? अब जरा ध्यान देंगे अंतिम बातों पर। इन एसआई यूनिट ऑफ self inductance is, ध्यान देंगे आप, is कैपिटल H। कैपिटल H का मतलब हो गया हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। और चूंकि ध्यान देंगे आप, चूंकि L is equal to E upon minus di by dt, E is equal to minus L di by dt, L is equal to E upon minus di by dt। इसलिए 1 हेनरी कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। या इसकी जो यूनिट हो जाएगी, हेनरी का मतलब क्या हो गया? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ना। हेनरी का मतलब क्या हुआ? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसके बराबर होता है। ठीक है ना? 1 हेनरी कितना होता है ध्यान में आ गया होगा क्या? अगर 1 हेनरी कितना होता है? अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड की करंट चेंज हो रही हो और कॉइल में 1 वोल्ट जनरेट हो रहा हो, तो इसका मतलब कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। उम्मीद है ये ध्यान देंगे मेरी बात पे जरा। उम्मीद है ये थ्योरेटिकल बातें समझ में आ रही होंगी आपको, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो मुझसे भी बढ़िया एक गुरु हम बता देते तुमको, जाके आजमा लेना, कहोगे समझ में आ गया। ठीक है ना? अगर इतना चिल्लाने के बाद आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे बढ़िया गुरु कौन है? मुझसे बढ़िया गुरु आप हैं, क्योंकि मेरे कहने से अगर आपको समझ में आता या अपने माँ बाप को कहने समझ में आता तो बहुत लोग सब लोग समझ में आ जाती बात। किसी कहने से नहीं समझ में आती है ना। कैसे समझ में आती है? अपने आप जब समझते हैं, झेलते हैं, समझ में आ जाता है। अगर हम कहें कि आग गर्म होती है तो कोई गर्म क्या होता है, छुप देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आओ करके देखें। तो कहाँ मिलेगा? तो एसएलआर या एबीसी जो भी बुक आपके पास होगी उसमें सेल्फ इंडक्शन टॉपिक खोल लीजिएगा। 7-8 सवाल इसमें मिल जाएंगे, 7-8 सवाल इसमें मिल जाएंगे, और जब दोनों लगाएंगे तो ये बात ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, हाई इज इक्वल टू एल आई ना, और दूसरा बताया मैंने आपको E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी। कैसे आया है? E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी। ये कहां से आया है? ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, इस पर भी आप 10 सवाल लगा चुके हैं। ठीक, ये कैसे याद होगा? तो सवाल लगाते याद होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जहां जो दिक्कत आएगी जरूर पूछिएगा।